बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का इंतहाई अहम मौजू लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको बता दें कि आज का मौजू सियासी लिहाज से काफ़ी अहमियत का हामिल है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और सियासी गलियारों में बहुत ज़्यादा हलचल है। गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान ने खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी सियासी जमातों को हैरान करके रख दिया है। उन्होंने कहा है, बड़ा बयान आज़ाद साहब का आया है कि आखिरकार रात के वक्त मोदी और अमित शाह से कौन मिल रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर इशारा अब्दुल्लाज की तरफ दिया, कहा कि ये लोग जो हैं ये मोदी और अमित शाह को रात के आखिरी पहर में मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा बयान, चूंकि आज़ाद साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनके बयान के पीछे आखिरकार क्या हकीकत है ये आज़ाद साहब खुद जानते हैं। क्या आज़ाद साहब के पास ये खबर पहुंची है कि मोदी जी और अमित शाह को रात के आखिरी पहर में कौन मिल रहा है? इतना ही नहीं, आज़ाद साहब ने यह भी कहा कि 370 जब आर्टिकल तोड़ा गया, यानी 5 अगस्त की जब बात हो रही थी, आज़ाद साहब ने यह भी कहा कि उस दिन भी उन्होंने सीधे इशारा दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ कि मोदी से लोग मिले। सलमान निजामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले यह क्या बयान है? इस बयान ने तहलका मचा दी। सलमान निजामी साहब, देखिए शाहिद साहब, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर और उमर अब्दुल्ला साहब के एडवाइजर दविंदर सिंह राणा ने खुलासा किया, और जुनेद मट्टू साहब जो उनके स्पोक्स पर्सन थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जी बहुत जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने खुलासा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 2 सीनियर लीडर हैं, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब, ये दिल्ली गए और इन्होंने बीजेपी से गुजारिश की कि हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। और आर्टिकल 370 के हटने के बाद भी उन्होंने बीजेपी को ये कहा कि हम तैयार हैं। हालांकि हम दूर तो नहीं जाएंगे। कुछ दिन पहले फारूक साहब ने ऑन रिकॉर्ड एक नेशनल चैनल को बोला कि भाई हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए भी खुले हैं। जी, ये आजाद साहब ने नहीं बोला, या किसी और, या मैंने नहीं बोला, ये फारूक अब्दुल्ला साहब ने खुद एक चैनल को 3 दिन पहले बोला। और ये तो सबको मालूम है कि फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब एनडीए में जो है सरकार बना चुके हैं। उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के वजीर रह चुके हैं। और दूसरी अहम बात जो ये है कि आप सबको याद होगा कि आर्टिकल 370 जब 5 अगस्त को हटा, तो 2 दिन पहले दिल्ली नरेंद्र मोदी जी से अब रात को या दिन को मिलने 3 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्यों गए? कोई भी पार्टी का लीडर दिल्ली नहीं गया, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, जिसमें फारूक साहब, उमर साहब और हुसैन मसूदी साहब नरेंद्र मोदी से मिलने गए। नहीं सलमान निजामी साहब, सलमान निजामी साहब, पूरा कश्मीर आपको देख रहा है। 10,000 लोग आपको लाइव इस वक्त देख रहे हैं। तो क्या आप इंतहाई ये जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि रात के वक्त मोदी और अमित शाह से मिलने का मकसद क्या था आखिरकार? नहीं, हमने तो इनसे सवाल किया ना, अभी तक जवाब तो नहीं आया। नहीं, जवाब तो आया। ने बोला ना फारूक साहब ने बोला कि दविंदर राणा ने जो इल्जाम लगाए हैं, जो दविंदर राणा ने कहा है, और जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि भाई हमारे दरवाजे खुले हैं बीजेपी के लिए, तो उसमें तो किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया उनको। अभी तक आज अटैक आजाद हो रहे। आजाद साहब ने क्या गलत कहा? आजाद साहब ने कहा भाई आप तो मिले हैं, आप पब्लिक को बताइए कि 2 दिन पहले आप आर्टिकल 370 के हटने से क्यों नरेंद्र मोदी से मिलने गए? कोई और पार्टी का लीडर क्यों नहीं मिलने गया? और दूसरी बात यह है, जब लैंड एविक्शन ऑर्डर आया, जब बिल्डोजर चले, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों खामोश थी? और आप देखिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड पहला क्या है। जो आज कहा फारूक साहब ने कि भाई हमने आजाद साहब को जो है राज्यसभा भेजा। आजाद साहब को उस वक्त मौका था जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनने का, लेकिन आजाद साहब ने उमर अब्दुल्ला को मौका दिया। 6 साल चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी अपनी, उमर अब्दुल्ला को मौका दिया। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर उन्होंने कुछ आजाद साहब के लिए किया तो आजाद साहब ने तो चीफ मिनिस्ट्री छोड़ दी उनकी, उमर अब्दुल्ला के। तो यही सवाल हमने 3 दिन से पूछ रहे हैं कि दविंदर राणा ने जो इल्जामात लगाए हैं, उन्होंने ये चैलेंज किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नहीं सलमान साहब, रिकॉर्ड मैं कॉन्ट्रडिक्ट करता हूं इसको कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस 2014 से बीजेपी को जो है कह रही है कि हम आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। उमर अब्दुल्ला जो है दिल्ली जाते हैं, उन्होंने मीटिंग की है, और हाल ही में फारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा कि
کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں, ہم نے دیش کو بچانا ہے. اور یہ فاروق عبداللہ صاحب کبھی رام بخت بنتے ہیں, کہ شیو بخت بنتے ہیں, تو وہ دلی کو خوش کرنے کے لیے. ایک منٹ کا ڈر ہے, کیا ڈر ہے؟ سلمان نظامی صاحب, نے کہا. سلمان نظامی صاحب ایک انتہائی ذمہ دار لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل کانفرنس کے. بشیر صاحب, یہ سنگین الزامات جو آپ کی پارٹی پر لگ رہے ہیں, الیکشنز بہت قریب ہیں بشیر صاحب, تو آپ پہ یہ الزامات جو ہیں ان کا جواب دیجئے. عمران صاحب, بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سلمان نظامی صاحب جو باتیں کر رہے تھے, آزاد صاحب کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ آزاد صاحب ساری عمر کانگریس میں رہے. اگر یہ کانگریس کے نہیں ہو سکے تو یہ کسی اور ہوں گے. نیشنل کانفرنس کیا گلہ کرے گی آزاد صاحب سے؟ اور سلمان نظامی صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے چیف منسٹر بننا تھا. سلمان نظامی صاحب ذرا ہسٹری دیکھیے کہ غلام نبی آزاد جب تک چیف منسٹر کینڈیڈیٹ بن کے نہیں آیا تب تک تو جموں کشمیر سے ایم ایل اے تک نہیں بن پایا. یہ کانگریس ادھر مہاراشٹر وغیرہ سے کہیں سے بناتی رہی ہے اور وہی کانگریس چھوڑ کے یہ باہر آ گئے. اور آج اس نے جھوٹ سیکھا ہے. یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں یہ مودی جی کے ساتھ اس کا ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے, تو وہ بھی جھوٹ بولنے میں ماہر ہے, یہ بھی جھوٹ بولنے میں ماہر ہے. نہیں بشیر صاحب, نیشنل کانفرنس کو صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے دروازے بی جے پی کے لیے کھلے ہیں. جب آپ آزاد صاحب کی کیا غلطی ہے مجھے بتائیے. آپ اپنے لیڈر کے سوال پہلے سن لیجیے, سننے کی ہمت رکھیے. آزاد صاحب سننے کی ہمت رکھیے. آزاد صاحب جموں کشمیر میں نئی پارٹی بنا کے چل پڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنا ہے. آزاد صاحب کو میں آپ کے مادھیم سے پوچھنا چاہتا ہوں, کس کی مدد کرنا چاہ رہے ہو آپ؟ بی جے پی کی؟ کیا کرنا چاہتے ہو آپ؟ میں نہیں بشیر صاحب, الیکشن لڑنا ان کا حق ہے. نہیں, الیکشن لڑنا ان کا حق ہے. غلام نبی آزاد صاحب نے قتل عام کیا. عمر عبداللہ نے چیف منسٹر 150 لوگ کیا غلام نبی آزاد نے مارے؟ غلام نبی آزاد نے لایا. کیا کوٹا غلام نبی آزاد صاحب نے لایا. غلام نبی آزاد صاحب نے لایا. کشمیری نوجوانوں کا قتل عام آپ لوگوں نے کیا. کیا غلام نبی آزاد نے کیا؟ آصفہ نورو کے قاتلوں کو آپ نے کلین چٹ دے دی. کیا غلام نبی آزاد نے دی؟ کشمیر کے لوگ جو ہے آپ کی اصلیت جانتے ہیں, اس لیے ان کو معلوم ہے کہ آپ کل کو بی جے پی کے ساتھ جائیں گے. یہ ہم نے نہیں کہا. فاروق عبداللہ صاحب نے خود کہا, ایک چینل پہ کہا کہ میں بی جے پی کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. ہم نے تھوڑا کہا آپ اپنے لیڈر کو سنبھالیے, ان کے پہلے بات کر لیجیے. آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے سلمان صاحب, آپ اپنی خیر منائیے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آزاد صاحب کیوں لڑ رہے ہیں. ارے آپ کی جاگیر تھوڑا جموں کشمیر. آزاد صاحب ہماری بھی نہیں ہے. آپ تو بی جے پی کے ساتھ پہلے بھی ملے تھے, کل کو اور جائیں گے. ہم نے جموں کشمیر کو نہیں بشیر صاحب, حکومت بنائی تھی. بشیر صاحب نہیں, سلمان صاحب, کبھی رام رام کرنا ہے, کبھی شیو کرنا ہے, دلی کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہی ڈرامہ کیا آپ لوگوں نے. قتل و غارت کروائی کشمیر میں. سلمان صاحب کرتے ہوئے کم سے کم شرم آنی چاہیے. ووٹ لایا آپ لوگوں نے آپ سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. عمر جان صاحب ایک منٹ عمر جان صاحب پلیز عمر جان صاحب, جس طرح سے الزامات لگ رہے ہیں نیشنل کانفرنس پہ, عمر جان صاحب پلیز ہیو یور پوائنٹ. دیکھیں, اس طریقے سے شروعات سے لے کے نیشنل کانفرنس نے ایک شروعات کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ رشتے بنانے کا. جی, اگر آپ سلمان نظامی جی کو چھوڑ کے, بشیر صاحب کو چھوڑ کے ایک کامن مین کو آپ پوچھیں گے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ مضبوط رشتہ شروعات میں کن کا, تو ہر ایک ضلع کی آواز آئے گی آپ کو, وہ ہے نیشنل کانفرنس. ٹھیک, لیکن جس طریقے سے بھارت سرکار میں ملٹیپل الائنس میں عمر صاحب نے مزہ لیا منتری گن کو لے کے, اگر غلام نبی آزاد صاحب, الطاف بخاری صاحب ملک کے وزیر اعظم سے ملیں گے, ملک کے وزیر داخلہ سے ملیں گے, نیشنل کانفرنس کو کیوں پیٹ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہے. اس بات کی آغازی ہے کہ نیشنل کانفرنس نے پورے کشمیر کو یرغمال بنایا پچھلے 40 سال. ان 40 سالوں میں ہر ایک ضلع کو انہوں نے
है। मेरा नौजवान आज भी नहीं जी पा रहा है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कानून यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लाया, मेरा नौजवान डर रहा है उस चीज को लेके। लेकिन हाल ही में गुलाम नबी आजाद साहब ने जिस कंटेक्स्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अटैक में कहा कि ये किन चीजों को मजाल लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास जम्मू कश्मीर में 2 कलरफुल एक्टर्स हैं, चाहे उमर साहब की बात करें या फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें। फारूक साहब एक बात कह रहा है, लेकिन बेटा उनका उमर साहब दोपहर को फिर दूसरी बात कह रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग समझ चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तक जो पॉलिसी रही है वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के खिलाफ, जम्मू कश्मीर लोगों के एस्पिरेशन के खिलाफ रहा है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अब नहीं चलेगा। जो आप लोगों ने आज तक ढोंग रचाया है, जो आप लोगों ने आज तक धोखे में रखा है, वो पर्दा उठ गया है। अब हमारा मुल्क हिंदुस्तान इतना खूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस खाली पार्टी थी, फिर पीडीपी आई 2002 में, आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, डेमोक्रेटिक आजाद पब्लिक पार्टी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आने वाले समय में जो चैलेंजेस है ग्राउंड जीरो पे, उनका जवाब देना ही। बशीर साहब लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स। बशीर साहब, सवाल मेरा सिंपल था, क्या आपके लोग रात के वक्त प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह से मिलते हैं? देखिए, मिलने में क्या प्रॉब्लम है? बशीर साहब, आप क्यों नहीं बता देने सलमान साहब को? नहीं जी, हम मिले। बशीर साहब, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मुझे लगता है कि 3 अगस्त को या 2 अगस्त को एग्जैक्ट डेट क्या हो सकता है जिस वक्त हसनैन मासूदी साहब और हाँ मीटिंग हसनैन साहब ने शायद फैसिलिटेट कराई थी। कोई रात के अंधेरे में नहीं हुई, बाज़ाब्ता वो उसके बाद प्रेस को। हाँ ठीक है, एक मिनट सलमान साहब आप ही गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं रात के अंधेरे में मिले? नहीं, मैंने ये नहीं कहा रात को मिले या दिन। आजाद साहब का बयान आप सुनिए, उन्होंने कहा कि ये वहाँ जो अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहाँ अपॉइंटमेंट डिमांड होती है कि रात को मिले। अच्छा, उनकी डिमांड होती है रात को मिले। हमने इनको ये पूछा कि जो देवेंद्र राणा ने इल्जाम लगाया है उसमें तो उमर अब्दुल्ला साहब बोल नहीं रहे ना फारूक। अब मैं आपसे शाहिद साहब गुजारिश करूंगा कि इनको बोलिए, पहले बाप और बेटे में सलाह करवाइए, वो किसके साथ है? बाप बोल रहे हैं, उनके वालिद साहब बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं मैं कांग्रेस के साथ हूँ। ये इख्तलाफात नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, एक टांग बीजेपी में, दूसरी टांग कांग्रेस में। लोगों को पागल कर दिया है, परेशान कर दिया है। अब हम जब सवाल करते हैं, कहते हैं भाई आप गलत हो। हमने सवाल सिंपल किया कि आपने ही कहा जनाब हमारे दरवाजे बीजेपी के साथ के लिए खुले हैं। वहां से उमर साहब कहते हैं नहीं जी हम कांग्रेस के साथ हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहीं नहीं कहा कि मैंने जो कहा टीवी पे वो गलत था। नहीं सलमान साहब, इंटरव्यू किया। नहीं सलमान साहब, इसका मतलब क्या है? बीजेपी डराती है लोगों को ईडी समन्स लेके। वो फारूक साहब पे शायद दबाव है, इसीलिए कह रहे हैं ईडी समन्स को लेके। नहीं, दबाव होगा, जब दबाव उनको महसूस हुआ तभी उन्होंने बोला। नहीं वो अगर वो डरते नहीं तो क्यों बोलते कि मैं बीजेपी के लिए दरवाजा खुला रखा है मैंने? वो इनसे सवाल करिए ना। बशीर साहब इसके ये मजबूत है, अगर डरे नहीं होते तो ये क्यों बोलते मैं बीजेपी के साथ तैयार हो जाने? बशीर साहब, ये क्या मामला है? बशीर साहब, थोड़ा सा लोगों को। पहली बात यह है, क्या नाम, इमरान साहब, पहली बात यह है कि फारूक साहब ने जो बात की उसकी क्लियरेंस हुई, तो उसके साथ कोई मजीद क्लियरेंस की जरूरत नहीं है जी। और ना ही हमें सर्टिफिकेट निजामी साहब का चाहिए कि हमको क्या करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रीजनल पार्टी है, वो के ऊपर फैसला करेगी क्या करना है। और दूसरा ये है कि ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे अभी जो इंडिया अलायंस है उसकी सीट शेयरिंग के ऊपर बात होनी है, उमर साहब ने भी क्लियर कर दिया। दूसरा ये जो कुछ बातें हैं जो हमारे मुंह में डालना चाहते हैं, ये इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इनकी नई पार्टी बनी है, आने वाले वक्त में लोगों का मैंडेट मिलेगा तो नहीं बशीर साहब जी उमर जान साहब कुछ कह रहे हैं। बशीर साहब सच है कि इंडियन अलायंस को लेके जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में एक्सरसाइज की थी और उसके साथ में ही पीएचडी का इन्होंने एक टर्फ तैयार किया था आने वाले इलेक्शंस में किस तरीके से कैप्टन, वाइस कैप्टन, विकेट कीपर अपना ये खेल खेलेंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि इनको लगा कि ये हम फेलियर की जा रहे हैं। लोगों को झूठा आश्वासन को लेके शायद पीएचडी में ये स्लोगन नहीं चला कि हम 370 और 35 से वापस लाएंगे। कहां गया इनका स्लोगन वो पीएचडी को लेके?
देखिए 370 जो है या वो जो इशू ये खड़ा कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे थे कि फारूक साहब या उमर साहब का पीएचडी का फोरम आपका बनाना बशीर साहब, नहीं पीएचडी का इतने फोरम आप लोगों का नहीं बनाना। उमर जान साहब इतने हमें इस सवाल डिबेट में क्या तारिक आमिर साहब को आना है, वो इंटरवीन करेगा कि पीएचडी का क्या मामला है। नहीं लोगों को धोखा देने नहीं बंद नहीं कर नहीं लीजिए। आप सुने कि आप सुने जहाँ जम्मू कश्मीर के लोग उमर जान साहब जा चुके हैं। उमर जान साहब मैंने धोखा नहीं दे रहा है, ये आपकी गलत फहमी है। लोग समझते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, आपको भी जानते हैं, लोग तो हमको भी जानते ऑलरेडी हैं। लोगों समझ को चुके हैं कि पहले तो नेशनल कॉन्फिडेंस डे लाए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट नेशनल कॉन्फिडेंस डे लाए। जम्मू कश्मीर में अगर हालात, अगर कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया किसी ने, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी कब्रिस्तान का रास्ता नहीं दिखाया। आप जैसे लोग थे, खून तो ताजा है, खून तो ताजा है। आज भी साउथ कश्मीर, अर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, कभी आगरा की जेल में है नौजवान, कभी राजस्थान के जेल में है नौजवान। आप चेक कर लीजिए बशीर साहब। आपकी वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से, आपके जमीर फरोश, आप जैसे जमीर फरोशों की वजह से, हमारी वजह से नहीं। हमने कश्मीर के अंदर कुर्बानियां दी हैं। पहला ब्लॉक प्रेसिडेंट टारगेट हमारा हुआ था यूसुफ अलवाई। अब वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, पॉलिटिकल इस तरीके के आप सलमान साहब एक मिनट उमर जान साहब, जो आप लोगों की पॉलिसी है वो 5 अगस्त 2019 का। एक मिनट उमर जान साहब, उसका खमियाजा उमर जान साहब, कश्मीर के लोग उठा रहे हैं। उमर जान साहब, किलिंग्स नहीं हुई, उमर जान साहब, पथराव नहीं हुआ। उमर जान साहब और सलमान निजामी साहब, मेरे गेस्ट को ज्यादा आप दबाव ना डालें क्योंकि उनको इजाजत लेनी पड़ती है हायर अथॉरिटी से। नहीं रियलिटी आपको ग्राउंड जीरो पे बता रहे हैं। नहीं मेरे गेस्ट को इलेक्शन होने दीजिए, आपको पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। इलेक्शन होने दीजिए, आपको जनाब क्या एटोनॉमी भी आप भूल गए बशीर साहब, एटोनॉमी भी आप भूल गए। अरे आप लोगों ने अरे उमर जान साहब, किस एटोनॉमी की बात आप कर रहे हैं? ईडी हो, जो भी हो, आपको जवाब देना होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को जवाब देना होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को। 40 साल आप लोग पावर में रहे, आप लोग 40 साल पावर में रहे। नहीं सलमान निजामी साहब, आपने एक ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ा कर दी है। आपने ये कहा कि रात के वक्त मिलने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब मुझे समझा दीजिए सलमान निजामी साहब। लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। सर, लोग जब आपने देवेंद्र सिंह राणा का इंटरव्यू सुना, मैंने बिल्कुल सुना कर दिया कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस 2014 से बीजेपी के टच में है और वो चाहते हैं कि वो अलायंस करें। बीजेपी नहीं मान रही। अब उनकी क्या मजबूरियां रही हैं या क्या जो पीडीपी के साथ अलायंस हुआ। अब मैं एक सवाल इनसे करना चाहता हूँ। एक मिनट सवाल करना चाहता हूँ। जब गुपकार अलायंस बना था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा जम्मू कश्मीर जो है हमारे हकूक छीनेंगे, इसलिए हमने पीडीपी के साथ भी अलायंस किया। वो गुपकार अलायंस बना क्योंकि हम लोगों के लिए सोच रहे हैं, हम लोगों के फायदे का सोच रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन नजदीक हुआ, क्या दिल्ली का सिग्नल आया कि आपको पीडीपी से जो है हटना पड़ा, उनको दूर करना पड़ा, बाकी लोगों को दूर करना पड़ा। यही जो डाउट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बार बार आते हैं। आपने कहा हम लोगों के हित में सोचकर ये ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं, लेकिन अब जब इलेक्शन नजदीक आया, दिल्ली से सिग्नल आया कि पीडीपी नहीं, वो भी नहीं, सजाद लोन भी नहीं चाहिए, हम आपके साथ जुड़ेंगे, हम अकेले आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। यही डील हुई है। साफ हो गया। इन्होंने खुद जो है ये एक नेशनल टीवी पे बोला कि भाई हम बीजेपी के साथ, आज ये बीजेपी को खुश करने के लिए राम भक्ति, जय श्री राम, कुछ भी करने को तैयार है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो सलमान साहब आपको लग रहा है नहीं, सलमान साहब आपको नहीं सलमान साहब सुबह से शाम तक सलमान साहब आपको लग रहा है, साबित कर दिया। सलमान साहब आपको लग रहा है डील हुई है? आपको लग रहा है डील हुई है? 100% देवेंद्र राणा कह दिया कि भाई अभी तक इनकी जो है बातचीत चल रही है बीजेपी के साथ। क्यों पीडीपी को साइड पे कर दिया? क्यों सजाद लोन को साइड पे कर दिया? नहीं, ये तो बड़ा इल्जाम है बशीर साहब। खुश करने के लिए बशीर साहब, भाई वो लोग नहीं है, हम लोग आपके हैं, इसीलिए हम किसी और लीडर तो नहीं कहा। शाहिद साहब, जी उमर जान साहब, बशीर साहब पहले क्लियर करे कि फारूक साहब सही है कि उमर साहब सही है। बशीर साहब सवाल है। देखिए फारूक साहब भी सही है और उमर साहब भी सही है। आपको गलतफहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए।
یہ دونوں لیڈر لوگوں کے میسج مینڈیٹ سے حکومت کی ہے جب فاروق صاحب کہتے ہیں ہم بی جے پی کے ساتھ جائیں گے، یہ صحیح ہے، آپ ڈیبیٹ ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسی سن لیجیے میری بات. دیویندر رانا کو آپ ڈسکس کر رہے تھے، میں نہیں چاہتا تھا. دیویندر رانا کو بھی معاف کر لیجیے. نیشنل کانفرنس کا بھی آپشن نہیں دیا بی جے پی کے ساتھ حکومت بنانے کا. جب بھی آپ چاہے وہ 2014 ہو چاہے 2019 ہو، وہ یا 5 اگست 19 کے بعد کی جو بات کریں، نیشنل کانفرنس نے کبھی بھی آپشن نہیں کیا حکومت کے بنانا اس کے ساتھ، بی جے پی کے ساتھ. اگر لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی الائنس بنا تھا تو پھر پی ڈی پی کو کیوں دھوکہ دیا آپ نے اینڈ پہ؟ آپ کے پتا جب الائنس بنا تھا تو اس میں مظفر بیگ بھی تھا، اس میں وہ بھی تھا، کیا نام ہے، سجاد لون بھی تھا، تو وہ کیوں بھاگے پھر بعد میں؟ ذرا یہ بتائیے. آپ نے کہا ہم پی ڈی پی کے ساتھ نہیں جائیں گے کیونکہ بی جے پی کو خوش آپ کر بات نہیں ہوئی. رانا صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی بی جے پی کو خوش کر رہے ہیں، یہ تو اب تک بی جے پی کی طرف چاٹ رہے ہیں، ہمیں لے لو. لیکن بشیر صاحب بتائیے ہمیں لے لو، وہ کہہ رہے ہیں نہیں لینا. بشیر صاحب اگر میری بات سنو نا، بشیر صاحب میری بات. بشیر صاحب یہ جس وقت الائنس جس وقت گپکار الائنس ہوا تو اس وقت کیا یہ مظفر بیگ وہاں نہیں تھا بیٹھا ہوا، سجاد لون بیٹھا نہیں تھا. سجاد لون ڈیٹین ہوا، مظفر بیگ ڈیٹین نہیں ہوا، کیوں نہیں؟ بشیر صاحب باقی سارے لوگ ڈیٹین ہوئے. بشیر صاحب اور اس کو بعد میں ایوارڈ دیا. کون لوگ ہیں؟ ہاں پھر لندن بھی چلے گئے نا، ڈیٹین ہونے کے بعد لندن بھی چلے گئے صاحب، لندن بھی چلے گئے کیونکہ جموں کشمیر کے لوگ تو بےچارے آج مصیبت میں ہیں، اسی لیے عمر صاحب جو ہے لندن چلے. یہ جو آپ کی یہ جو اسی طرح یہاں لوگ پریشان ہیں لیکن صاحب لندن چلے گئے. فرق نہیں پڑے گا. ہاں لندن جائیے، سیر کریے. چلیے سلمان نظامی صاحب، عمر جان صاحب اور بشیر صاحب، آپ نے آج میرے پروگرام میں حصہ لیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کر رہے تھے سلمان نظامی صاحب. آج کا ٹاپک تھا ہمارا کہ آخرکار کون مل رہا ہے امت شاہ مودی سے رات کے پہر میں. یہ الزام لگایا ہے غلام نبی آزاد نے، ایک بہت بڑا الزام لگا ہے کہ مودی اور امت شاہ سے کون لوگ مل رہے تھے. انہوں نے سیدھے طور پر الزام لگایا ہے نیشنل کانفرنس کی سینئر لیڈرشپ پہ. تو بہرحال اس حوالے سے آج ہم نے اپنے گیسٹ کے ساتھ بات کی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے.